वंदे मातरम। आज फिर हम स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। इसके पहले हमने देखा है, हमने आपको सब सारी चीज़ें बताई है कि किस प्रकार से क्लासिकल का जो अप्रोच है वो डिमांड ऑफ मनी के बारे में है और वो क्या बताते हैं। देखिए, हमें 2 क्वेश्चन इसमें जानना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें इसमें जानना है कि मुद्रा की मांग का कारण क्या है। अर्थात सबसे पहला क्वेश्चन देखें, सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि मुद्रा की मांग का कारण क्या है, अर्थात लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं। और नंबर सेकेंड, अगर मुद्रा की मांग लोग करते हैं तो उसका निर्धारक घटक कौन कौन सा है, अर्थात जो डिटरमाइंड फैक्टर है, निर्धारक घटक तो वो कौन कौन से हैं। क्योंकि ये 2 क्वेश्चन को लेके हम चल रहे हैं और हमने क्लासिकल में बताया है, हमने इसके पहले जो बताया था आप देखे होंगे कि इसके पहले वाले वीडियो में कि हमने सारी चीज़ें बताई है आपको कि क्या कौन कौन से क्लासिकल ने क्या कहा, उनका अप्रोच क्या है, उसके निर्धारक घटक क्या क्या है। क्योंकि क्लासिकल में 2 अप्रोच आते हैं। क्लासिकल थ्योरी को हम क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी बोलते हैं, उसमें 2 अप्रोच हैं। सबसे पहला अप्रोच जो है वो है ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी और जो सेकेंड है दैट इज़ कैश बैलेंस। ठीक है, अब जो कैश बैलेंस है सर, जिसे कैम्ब्रिज ने दिया था उसमें किन्स भी थे, पीगू भी थे, मार्शल भी थे, किन्स भी थे। लेकिन फिर जब महामंदी आई, आप इन सारी पीडीएफ जो हमने आपको प्रोवाइड किया है आप इसमें पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें दी हुई हैं कि 1930 की महामंदी के बाद विचारधारा अलग हुई, किन्स की और क्लासिकल की जो विचारधारा थी वो अलग हुई। ठीक है, और फिर इसमें होता क्या है कि जब इनकी विचारधारा, देखिए इसके पहले तो किन्स ये भी मानते थे, लेकिन बाद में जब मंदी आई, ठीक है, और फिर उन्होंने रिसर्च किया इस पे कि मंदी क्यों ख़त्म नहीं हो रही है, तो इस पे रिसर्च किया और इसीलिए उन्होंने किन्सियन रिवोल्यूशन उस काल को 1936 में एक बुक आई, ठीक है, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, जो इस पर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 1936 द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और उसी में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, और जो बुक आई दैट इज़ कॉल्ड किन्सियन रिवोल्यूशन, उसे हम किन्सियन रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जो बुक आई उसमें एक सिद्धांत था दैट इज़ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, और इसे हम तरलता अधिमान सिद्धांत या हम बोल सकते हैं तरलता का पसंदगी सिद्धांत बोलते हैं। यहाँ कैश मनी की बात की, जैसे कि जो लिक्विडिटी की मांग है ना सर, वो कैश मनी की मांग है, कैश मनी की मांग है जो हम सीधे खर्च कर सकते हैं। इसमें डिग्री ऑफ लिक्विडिटी बहुत हाई है। और लिक्विडिटी को हम जानते हैं कि हमने 2 तरीके से जाना है। जॉनसन ने 2 प्रकार से बांटा है कि कैसे हम लिक्विडिटी को जान सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए, जिससे मान लीजिए किसी भी चीज़ को अगर कैश में कन्वर्ट करने में कम पैसा लगता है या मूल्य का ह्रास हो ही ना, या मूल्य का ह्रास सबसे कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं। और दूसरा कम समय लगे, जब ये दोनों सारी चीज़ें आएँ, अर्थात कम मूल्य का ह्रास हो, उसका मूल्य का कम ह्रास हो, और दूसरी बात ये है कि टाइम कम लगे। ये देखिए तरलता, इसमें कम मूल्य का ह्रास हो और अर्थात कम समय लगे, अर्थात समय का कम ह्रास हो। जब ये दोनों अवेलेबल उसमें होगी हैं, 2 चीज़ें उपलब्ध होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विड ऑफ मनी। और जो कैश होता है ना सर, वो उसको लिक्विड में बदलने में, अर्थात कैश में बदलने में कोई पैसा नहीं लेते। एग्जाम्पल दैट अगर 1000 रुपया है, ठीक है, उसको आप 100 के फॉर्म में करना चाहते हैं, तो अगर आप 1000 किसी को देंगे तो 100 रुपया दे देगा, आपसे पैसा थोड़ी लेगा, उसका चार्ज नहीं लेता है। दैट इज़ अ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। और समय भी समय भी उतना नहीं लगता क्योंकि वो तुरंत दे देता है। बस यही है। चलिए, अब इसके पहले जो भी हमने बताया था, देखिए आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें तो हम सारी चीज़ें आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, इसमें। और जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी है, तो किन्स ने इसमें बताया है कि मतलब जो तरल मुद्रा है जिसमें कैश की बात की गई है, ठीक है, अर्थात डिमांड ऑफ मनी है, वो किसके लिए, 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन पर्पज, जिसे हम लेन देन उद्देश्य या दैनिक खर्चा बोलते हैं। दूसरा है प्रिकॉशनरी पर्पज, जिसे सुरक्षा उपाय या आकस्मिक उपाय बोलते हैं। तीसरा स्पेकुलेटिव पर्पज, स्पेकुलेटिव पर्पज मतलब सट्टेबाजी उद्देश्य के लिए, मतलब सट्टा में लगाने के लिए, ठीक है, सट्टा मतलब बॉन्ड में लगाने के लिए, सिक्योरिटी बॉन्ड इत्यादि में लगाने के लिए, जो शेयर मार्केट से संबंधित है, ठीक है। उसमें वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। तो इसकी बात हम करेंगे। तो इन्हीं 3 कारणों के लिए बताया था किन्स ने कि लोग मांग करते हैं। अगर जाने तो जो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है, ठीक है, ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ मनी और जो प्रिकॉशनरी अप्रोच ऑफ मनी है, 2 सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए एक है ट्रांजैक्शन अप्रोच ऑफ मनी और सेकेंड है प्रिकॉशनरी जो उद्देश्य है। ये दोनों किसने दिया? जो ट्रांजैक्शन है इसको देने वाले हैं फिशर, ठीक है।
क्वांटिटी जो ट्रांजैक्शन डिमांड है ना, उसमें किसने दिया था ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, फिशर ने दिया था, ठीक है। और दूसरे हम सारी चीज़ें बता चुके हैं। और जो दूसरा है प्रिकॉशनरी अर्थात आकस्मिक उपाय अर्थात भविष्य के लिए खर्च करना, जिसे हम फ्यूचर ट्रांजैक्शन कहते हैं, ये किसने दिया है, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री ने दिया। लेकिन इसमें जो है इसमें रेवोल्यूशन आया, किसके द्वारा, किन्स के द्वारा। किन्स ने अपना कंट्रीब्यूशन मेन इसी में दिया है सर। स्पेकुलेटिव मोटिव अर्थात सट्टेबाजी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी होती है, इसी ने अपना मतलब सबसे बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे जो ELT देखिए, जो ट्रांजैक्शन पर्पज उसे ELT से दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है जो ट्रांजैक्शन पर्पज ऑफ मनी है उसे ELT से दिखाते हैं। और किस पे निर्भर करता है, राष्ट्रीय आय पे या रियल इनकम पे, रियल इनकम पे निर्भर करता है। जो ELP है जिसे हम प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी बोलते हैं, वो किस पे निर्भर करता है, वो भी Y पे निर्भर करता है। और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं L1, ठीक है। और जो L1 इज फंक्शन ऑफ, यहाँ पे आगे PDF में देखेंगे कि वहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, L1 इज फंक्शन ऑफ, जो L1 है ना, देखिए ELT और ELP को मिला के होता है L1, और L1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, ठीक है। L1 किसका फलन है, Y का। चलिए, ये दोनों Y पर निर्भर करता है। लेकिन जो LS है ना, LS में चेंज है। LS किस पे निर्भर करता है, यहाँ पे देखिए, LS इज फंक्शन ऑफ R अर्थात ब्याज की दर पे निर्भर करता है। किस यही बताना चाह रहे थे कि ये जो मुद्रा निकाली जा रही है, जैसे मान लीजिए जो यूरोप में मंदी आई थी, ठीक है, वहाँ पे उनके बैंकों के पास पैसा नहीं था, क्योंकि पूंजीवादी इकोनॉमी है, पैसा ही जान है उसकी। एक किताब है सर जिसे हम LS सेठ का किताब है, हम देख रहे थे उसको एक बार, तो उसमें लिखा था कि मनी इज़ अ ब्लड ऑफ कैपिटलिस्ट। इस वर्ड को उन्होंने कोट किया था कि मनी इज़ अ ब्लड ऑफ कैपिटलिस्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो मनी है ना, वो पूंजीवादी में एक जान रीढ़ है उसकी, उसके बिना हो ही नहीं सकता। मनी मीन्स रोटेशन ऑफ वेल्थ। बस अब आगे फिर बाद में उसको समझाएंगे, ठीक है। अभी हम इन चीज़ को समझें। तो LS यहाँ पे LS क्या है, सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग, या इस डिमांड फॉर मनी, जो LS है ना, तो यहाँ पे है लिक्विडिटी डिमांड या डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज अर्थात सट्टेबाजी उद्देश्य के लिए, ठीक है। और उसे हम L2 से दिखाते हैं, ठीक है, इसको। और L2 इज अ फंक्शन ऑफ, या LS इज अ फंक्शन ऑफ R, और इसके बीच में अर्थात LS के बीच में और R के बीच में ऋणात्मक संबंध है। कैसे संबंध है, देखिए यहाँ पे जो LS है ना और R है, इन दोनों के बीच फलनात्मक संबंध तो है, लेकिन निगेटिव है। अर्थात जब LS बढ़ेगा ना, तो जैसे एग्जांपल दैट, चूँकि फंक्शन R का है, तो ये जो LS का मान है वो किस पे डिपेंड करेगा, R पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए, जब R बढ़ेगा, ठीक है, जब R बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ेगा, तो क्या होगा, LS घटेगा। इसमें जो भी हो, इसमें क्या है, ऋणात्मक संबंध है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। हम देख रहे थे R और LS में विपरीत संबंध है, कैसे है हम आगे देखेंगे, वैसे हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। जब जैसे ही यहाँ पे R विपरीत संबंध है, इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। विपरीत जो संबंध है, इसका मतलब कि जब R बढ़ेगा तो LS क्या होगा, घटेगा। अर्थात लिक्विडिटी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज क्या होगा, वो घटेगा। क्यों घटेगा, आगे हम देख रहे हैं, ठीक है, कैसे घटेगा। और सारी चीज़ें आप इसमें लिख लीजिए कि भविष्य, देखिए जो L2 है ना, वो किस पर निर्धारित है, भविष्य अनुमान या प्रत्याशा से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल बॉन्ड, इसे किन्स ने बॉन्ड के रूप में समझाया है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। अब क्या होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गया, जैसे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आया है कि मनी सब्स्टिट्यूट कर रहा है बॉन्ड को, अर्थात कुछ लोग मनी भी लेंगे, अर्थात मुद्रा के रूप में अपने पैसे को रखेंगे, और दूसरा कई लोग बॉन्ड के रूप में रखेंगे। तो मनी का जो सब्स्टिट्यूट आ गया, मनी सब्स्टिट्यूट बाई बॉन्ड, ठीक है। मनी रखेंगे, बॉन्ड या कैश। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या लोग बॉन्ड में अपने पैसे को रखेंगे, आय को रखेंगे, या कैश में। तो चलिए, द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस, आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, या भविष्य, और ये जो दोनों संबंधित है ना, भविष्य से संबंधित है। जब भविष्य में संभावना होती है कि कैपिटल गेन होगा, ठीक है, तो बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट अधिक करेंगे, और इससे जो मनी सप्लाई है वो कम होगी। हमने बताया आपको ये सारी चीज़ें।
ये हमने जो फर्स्ट डेफिनेशन है जिसमें एल एस इज फंक्शन ऑफ आर बताया है, उसमें बताया कि जब आर बढ़ता है तो एल एस की मांग कम होती है। कैसे होती है? यहाँ भविष्य में संभावना कैपिटल लॉस की होती है, तब जो एल एस होता है वो बढ़ता है, अर्थात बॉन्ड लोग बेचते हैं और पैसा अर्थात लिक्विडिटी डिमांड फॉर या मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज बढ़ता है, अर्थात मुख्य रूप से मुद्रा बढ़ती है उनके पास और बॉन्ड को लोग बेचते हैं। अब ये कैसे होता है? चलिए, स्पेकुलेटर वर्तमान समय के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाते हैं, अर्थात जो सट्टेबाज होते हैं ना, वो वर्तमान के ब्याज दर पे, अर्थात शेयर मार्केट में ब्याज दर कितनी है वर्तमान के आधार पे वो भविष्य में अनुमान लगाते हैं। ठीक है, जिससे एग्जाम्पल दैट हम आपको बता रहे हैं बॉन्ड मार्केट में अब क्या होता है। बॉन्ड मार्केट मतलब शेयर मार्केट एक तरीके से। तो शेयर मार्केट में जैसे मान लीजिए कि आर अर्थात ब्याज की दर, ठीक है, इससे आखिर ब्याज दर से क्या संबंधित है शेयर मार्केट की, कहाँ इसे होता है? देखिए, देयर हैव अ रीजन। अगर ध्यान से समझिएगा, अगर ब्याज की दर एग्जाम्पल दैट आज 2% है, ठीक है, तो कम है। ध्यान से सुनिएगा, ब्याज की दर जो है कम है। जब ब्याज की दर आज कम है तो आगे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आज जब ब्याज की दर कम है तो जो इन्वेस्टर होंगे वो पैसा निकालेंगे बैंक से और पैसा निकाल के इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगी, आगे जैसे इन्वेस्ट करेंगे तो जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक के पास मुद्रा कम होगी। जब मुद्रा कम होगी तो वो ब्याज दर बढ़ाएगा। जब ब्याज दर बढ़ाएगा अर्थात जो आर आज कम है, अर्थात जो ब्याज दर आज कम है तो इन्वेस्टर्स निकाल रहे हैं, तो इसका प्रतिफल ये होता है भविष्य में कि जो भविष्य में ब्याज दर बढ़ता है। और जब ब्याज दर भविष्य में बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्ट उसमें हतोत्साहित होगा। इन्वेस्ट तब नहीं होगा भविष्य में, क्योंकि आज ब्याज दर कम है तो लोग इन्वेस्टर पैसा निकाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लेंगे तो क्या होगा भविष्य में, आर बढ़ जाएगा। जब आर बढ़ जाएगा तो इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, और जब इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा भविष्य में आर, ठीक है, तो भविष्य में क्या होगा, आर जब बढ़ेगा तो जब आर बढ़ेगा, ठीक है, तो उनके पास पैसा, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो उनकी बॉन्ड की प्राइस है क्या, बॉन्ड की प्राइस मुख्य रूप से जो उनकी कंपनी है, ठीक है, उन्हीं की वैल्यू को बताता है। तो जब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है। तो जैसे एग्जांपल दैट कि अगर मान लीजिए बॉन्ड जब मान लीजिए बहुत ज़्यादा भविष्य में होने वाला है, एग्जांपल दैट कि आज ब्याज दर 2% है और कम है और भविष्य में 10% होने वाला है, तो आज तो सभी इन्वेस्टर ने पैसा निकाला, तो हो सकता है भविष्य में क्या है कि उसका बढ़े, जो कंपनी की वैल्यू है, ठीक है, तो आज निकाल के जब इन्वेस्ट किया तो बढ़ रहा है वैल्यू कंपनी की, लेकिन भविष्य में निकालेंगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। जब कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो बॉन्ड की प्राइस भी नहीं बढ़ेगी, ब्रांच की प्राइस घटेगी, क्योंकि आर जब बढ़ जाएगा, जब ब्याज दर बढ़ जाएगा तो कंपनी को लोग क्या मतलब कि कंपनी ब्याज लेके मतलब ऋण लेके और इन्वेस्ट नहीं करेगी। जब इन्वेस्ट नहीं करेगी तो बॉन्ड की प्राइस गिरेगी, अर्थात उसकी कंपनी की वैल्यू गिरेगी, और जब कंपनी की वैल्यू गिरेगी तो कोई भी जो स्पेकुलेटर होता है, ठीक है, जो सट्टेबाज होता है, वो पैसा नहीं लगाएगा। क्योंकि कोई बॉन्ड में पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है, फॉर रिटर्न, अर्थात प्रतिफल के लिए भी मुद्रा की मांग की जाती है। यही किन्स समझाना चाहते थे, और किन्स ने कहा था कि आहार के कारण ही जो मंदी आई है, और इसीलिए उन्होंने आहार को शामिल किया डिमांड फॉर मनी में, और उन्होंने बताया कि जो मंदी आई है वो किसके कारण आई है, आर के प्रभाव के कारण आई, ब्याज दर के प्रभाव के कारण आई, और फिर उसको सही किया गया। और फिर उन्होंने फिस्कल पॉलिसी का टूल्स दिया, जिसे हमने पब्लिक फाइनेंस में आप देखेंगे, ठीक है, चूँकि हमारा प्ले लिस्ट होगा पब्लिक फाइनेंस का, तो आप ज़रूर उसमें देखिएगा। पब्लिक फाइनेंस में ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको बता दिया है कि जब आर कम होता है तो बॉन्ड की प्राइस क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती है। जब उनकी वैल्यू बढ़ती है तो जो डिमांड फॉर यस होता है ना, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे आप सब समझ जाएं कि जो दिक्कत देखिए यहाँ पे, जब आर गिर रहा है, ठीक है, आर जब गिर रहा है तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ रही है। ध्यान सुनिएगा, बॉन्ड की जब प्राइस बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि जो लोग पैसा है ना वो लिक्विड के रूप में नहीं रखना चाहते, वो बॉन्ड के रूप में रखना चाहते हैं। वो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड में पैसा पूरा इन्वेस्ट कर दे। जब बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि लिक्विड के फॉर्म में नहीं रख रहे हैं। लिक्विडिटी ऑफ स्पेकुलेटिव पर्पज अर्थात मॉनेटरी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज क्या है, कम हो गई है, क्योंकि सारा पैसा उन्होंने क्या किया है, बॉन्ड में रख दिया है। इसीलिए मॉनेटरी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज क्या है, मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज कम है, क्योंकि वो अपने लिक्विड के रूप में नहीं रखना चाहते। इसीलिए जब आर कम होता है तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है, जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो एल एस कम होगा।
ठीक है। और ठीक विपरीत उसका होगा कि आर जब बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी, जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी भविष्य में जो देखिए ये जो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस है ना, इसको कंसेप्ट को हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, कैपिटल गेन किसे कहते हैं, कैपिटल लॉस किसे कहते हैं। चलिए अब अगर मान लीजिए आर जो है ना, आर जो आज की दर में एग्जाम्पल जो करंट आर है वो 2% है अर्थात कम है, तो इसका मतलब क्या है कि करंट जब आर है वो कम है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड की प्राइस बढ़ा है। क्यों बढ़ा है हमने बताया है, कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि आर का प्राइस अगर कम है, आर की जो दर कम है तो जो बॉन्ड की प्राइस वो बढ़ेगा, और जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ा है, ठीक है, आज की दर में अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ा है तो लिक्विडिटी डिमांड क्या होगी, कम होगी। लेकिन भविष्य में अब देखिए कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस की जो प्रक्रिया है वो भविष्य में से संबंधित है। अगर भविष्य में मान लीजिए संभावना है कि आर बढ़ेगा, भविष्य में संभावना आर बढ़ेगा तो भविष्य में जो बॉन्ड की प्राइस है वो कम होगी। जब बॉन्ड की प्राइस कम होगी तो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कैपिटल लॉस की संभावना, पूंजीगत हानि होगी, बॉन्ड की प्राइस कम होगी। एग्जाम्पल दैट कि आज मान लीजिए बॉन्ड की उसी वैल्यू की बॉन्ड की प्राइस 100% है, लेकिन भविष्य में क्या हो गया, बॉन्ड की प्राइस आज 100 रुपये आया, भविष्य में क्या हो गया, आर बढ़ेगा। जब आर बढ़ेगा तो कैपिटल जो आर बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी तो वही 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी या 20 हो जाएगी, तो कैपिटल लॉस होगा, पूंजीगत हानि, ठीक है। पहला तो कैपिटल लॉस हमने समझ लिया। और कैपिटल गेन कब होगा, मान लीजिए आज वर्तमान समय में आर बढ़ा है, इसका मतलब बॉन्ड की प्राइस क्या है, कम है, तो भविष्य में क्या होगा, संभावना है कि आर क्या हो, कम हो। जब आर कम होगी तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ने की संभावना है, तो क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। तो इस समय जब आर बढ़ा है तो बॉन्ड की प्राइस कम है तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे सर, इन्वेस्ट करेंगे। और जब इन्वेस्ट करेंगे आज तो भविष्य में उनको क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए किसने कहा था कि जो मुद्रा की मांग हो किस पे निर्भर भी करती है, किस पे और निर्भर करती है, आर पे भी निर्भर करती है। अब देखिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ें दिया है, ठीक है। अब देखिए यही लिए उन्होंने बताया कि जो L1 इज फंक्शन ऑफ वाई, और L1 क्या है, L1 क्या है, L1 में दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है L1 में क्या है, L1 में दो चीज़ें हैं, एक है LT और प्लस LP। LT प्लस LP को हम क्या लिखते हैं, L1 लिखते हैं, ठीक है। और ये दोनों किस पे आप PDF में देख लेंगे, पढ़ेंगे आप, ठीक है। जो भी मतलब हमने, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सारे PDF के, ठीक है। हम एक बार और दिखा देंगे। तो जो दोनों क्या है, L1 है, ठीक है। L1 क्या है, LT प्लस LP, और दोनों के L1 का तो दोनों निर्भर करता है Y पे, लेकिन जो L2 है ना, जो L2 है वो निर्भर करता है, जिसे L2 को हम LS भी कहते हैं, और ये निर्भर करता है R पे। तो जो मतलब जो डिमांड फॉर मनी है वो तीन कारणों से की जाती थी, और यहाँ पे जो निर्धारक घटक है वो दो हैं, एक आय के स्तर है और एक ब्याज दर है, ठीक है। एक आय का स्तर है और एक ब्याज दर है। चलिए तो बस यही बता रहे थे। और किन्स ने बताया है कि लिक्विडिटी ऑफ डिमांड क्यों की जाती है, तो तीन कारणों से, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। निर्धारक घटक कौन कौन है, आय और आर अर्थात ब्याज दर है, ठीक है। अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक चीज़ और है, अब यहाँ पे देखिए निर्धारक घटक में हमने बता दिया। अब इम्पॉर्टेंट कि LT और LP से हम L1 कैसे बनाएंगे। तो जो LT है ना वो ब्याज दर से नहीं प्रभावित। यहाँ पे देखिएगा वर्टिकल एक्सिस पे R लिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे LT लिया है। तो यहाँ पे जो LT होता है वो R से संबंधित नहीं होता है, उसके लिए परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। तो इसीलिए LT की जो स्लोप है ऐसे है, ठीक है, लीनियर है, खड़ा है, और फिर मतलब वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है। और जो LP है वो भी वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ये भी R से प्रभावित नहीं होता है। तो जब दोनों का समेशन करेंगे तो 11 होगा। तो इसके दोनों के जब भाग को हम जोड़ देते हैं ना, दोनों के भाग को, तो ये 11 हो जाता है, और दोनों फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। और सारी चीज़ें सबसे हमेशा जो D का हॉरिजॉन्टल समेशन रहता है, जो डिमांड का जो है होता है, और साथ जो LT है और LP है किससे संबंधित है, डिमांड ऑफ मनी से संबंधित है। तो डिमांड का परमानेंट जब समेशन करते हैं तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। बस यही बता रहा है। अब L2 क्या होता है, L2 के लिए क्या होता है, तो R पर वेरी करता है L2 ब्याज दर पे, कि अगर R क्या होगा, अगर R कम हो रहा है तो वो क्या इलास्टिसिटी है, लेकिन R जब कम हो गया, सबसे कम हो गया, तो वहाँ पे पूरा परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है।
अगर आर गिर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब आर गिर रहा है तो जो डिमांड फॉर मनी है, अर्थात डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज, वो क्या हो रहा है, डिमांड फॉर मनी कम है। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, डिमांड फॉर मनी कम है अर्थात तो लोग कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक सेकेंड, डिमांड फॉर मनी यहाँ पे देखिए, जब आर यहाँ पे है ना, यहाँ पे इस स्थिति में देखते हैं कि जब आर इतना दूर है, जब आर इतना, रुकिए हम इसको पूरा बढ़िया से बता रहे हैं दूसरी जगह बना के, यहाँ पे फिगर कैसे है हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे LD है, L2 है, ठीक है, यहाँ पे R है और यहाँ पे L2 है, ठीक है। चलिए देखिए, अब दो इस किस पर निर्भर करता है, R पे। तो अगर R यहाँ पे ब्याज दर हाई है, 8% है, ठीक है, तो मनी की मांग कितना है, 10 मान लीजिए 10 है, क्योंकि जब R ज़्यादा होगा ना तो क्या हो रहा है, मुद्रा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, R में और जो L2 में, इसमें क्या हो रहा है, विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, डिमांड फॉर मनी, ठीक है। चलिए, बस इसीलिए हम आपको बता रहे थे, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो L2 है, जिसे हम LS भी बोलते हैं, उसमें अर्थात L2 को हम LS बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, और L1 प्लस L2, और L1 में क्या आता है, LT प्लस LP, और इसी को मिला के हम L बोलते हैं, और इसी को हम डिमांड ऑफ मनी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे ये है कि हमने L2 को शायद एक बार और बढ़िया से समझ लीजिए, L2 क्या है, यहाँ पे R है, ठीक है, और यहाँ पे L2 है, और ये है L2 का शेप, ठीक है, ये क्यों ऐसे होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 मान लेते हैं, यहाँ पे 20 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर R की मात्रा 8% है, ध्यान दीजिएगा, अगर 8% है तो जो मुद्रा की मांग है अर्थात लिक्विडिटी फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव, लिक्विडिटी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज कितना है, 10 है। लेकिन अगर ब्याज दर कम हो रही है तो क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ब्याज दर हो गई और कम हो गई, 4 होगी, 4%, 8 से 4 हो गई, तो जब बहुत कम हो गई तो मुद्रा की मांग कितनी हो गई, 10 हो गई। इसका मतलब क्या है कि जब बाजार ब्याज दर कम होता है सर, तो बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा होती है, जब बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा होती है तो लोग पैसा निकाल लेते हैं, जो लिक्विड पैसा होता है, लिक्विडिटी डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पज, जो क्या होता है, मुद्रा की मांग लोग करते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, इसलिए निकाल लेते हैं कि भविष्य में R बढ़ेगी, और जब R 4 से 8 होगी तो क्या होगा, बॉन्ड की प्राइस कम होगी, जब बॉन्ड की प्राइस कम होगी तो लाभ, हमारा लॉस होगा, कैपिटल लॉस होगा। जब कैपिटल लॉस होगा तो क्या करेंगे, तो हानि होगी इनकी। इसीलिए जो स्पेकुलेटर है वो वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखकर भविष्य का अनुमान लगाते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि L1 प्लस L2 इक्वल टू L, और इन दोनों को मिला के क्या होता है, मुद्रा की मांग होती है। L का मतलब क्या है, मुद्रा की मांग है, और L1, और चूँकि हम ये भी जानते हैं कि जो L1 होता है ना सर, L1 जिसे हम LT प्लस LP बोलते हैं, दोनों को मिला के L1 होता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ Y, और जो L2 है ये किसका फंक्शन है, इट इज़ फंक्शन ऑफ R, और यही रीज़न है कि जो डिमांड फॉर मनी है अर्थात मुद्रा की मांग है, वो केवल एक चीज़ अर्थात Y पे निर्भर नहीं करती, जो क्लासिकल ने कहा था, किस पे निर्भर करती है, L1 की मांग, L की मांग, अर्थात L इक्वल टू L1 प्लस L2, और L1 इज डिपेंड अपॉन Y एंड Y इज डिपेंड अपॉन L2 इज डिपेंड अपॉन R, या L2 इज फंक्शन ऑफ R। तो जो L है ना, ये फंक्शन किसका होगा, Y और R दोनों का होगा, ठीक है। बस यही बताना चाह रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, R क्यों गिर रहा है, और फिर वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें, निर्धारक घटक इसमें कितने हैं, आय के स्तर है और बाजार ब्याज दर है, और देखिए ये सारी चीज़ें हैं इसमें, यही सारी चीज़ें बार बार आपको दिखेंगी, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और फिर वो जो हम बता रहे हैं वही सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक बार देखिए। हम आप PDF को कंप्रेस एक बार देखिए PDF, और फिर PDF को आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम सारे PDF को एक बार रोटेट कर दे रहे हैं, आप इसका सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मेन जो सारी चीज़ें थी हमने बता, जो इसमें लिखा है सर उसमें, उसको हमने सब बता दिया है, ठीक है। लेकिन आप फिर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा,
ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। टॉबिन की थ्योरी है, बॉमेल की थ्योरी है, उसके अलावा किसकी थ्योरी है, मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी, जो जिसे हम पोस्ट किन्सियन थ्योरी बोलते हैं, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। आपको कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। धन्यवाद।